खत्म हो गया, मैंने रिजल्ट सबमिट भी कर दिया है। सो इंशाल्लाह ताला आज से मैं मुकर्रम के कुछ हैं आई थिंक, अच्छा हाजिक तो यहाँ पे नहीं, और बच्चों के भी कुछ पढ़े हैं तो वो मैं इंशाल्लाह आज चेक करके आप लोगों को रात को फीडबैक दे दूंगा। राइट जी, सो आप लोग कह रहे थे कि पॉलिसीज कर लें। ओके, आई डोंट नो वेयर एग्जैक्टली आई एम इन माय नोटपैड, लेकिन दिस इज क्योंकि जनरल टॉपिक सो आई डोंट नीड टू कीप अ ट्रैक। सो जी, गवर्नमेंट माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज वगैरह, वो हमने यूनिट 4 में किया था माइक्रो में। अगर पॉलिसीज का ही मूड है तो आप कहते हो तो मैं आज पहले ये मैक्रो करा के उसके बाद जो माइक्रो वाली हैं उनके ग्राफ्स में बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है वो सारा कुछ, अगर कहते हो तो वो कर लेंगे। Somehow my cursor is a bit stuck. Just give me a second. सर आपकी स्क्रीन भी नहीं शो हो रही। ओ, स्क्रीन शायद मैंने प्रेजेंट ही नहीं की, अभी मैं चेक करता हूँ मेरे बेटा। थैंक यू फॉर टेलिंग। Okay, let me just present my screen. Yeah, it's not presented, so how could it show? Right, there we are. Hopefully you'll be able to see it. Once you guys can see it, just let me know. Yes, sir. So जी अब देखें जी, गवर्नमेंट मैक्रो पॉलिसीज हम पहले देख रहे हैं। मैक्रो मींस फॉर द होल कंट्री, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनको तसल्ली से जरा स्टडी कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर तो क्वेश्चन बेटे आना ही आना है। मींस सेक्शन ए में आएगा या सेक्शन बी में, तो इनके बारे में हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैंने कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ की है, यस ओके। सो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, वी काइंड ऑफ डिड दैट इन द लास्ट क्लास। 10-12 बच्चे थे तो अब हम दोबारा उसको देख लेते हैं। Okay, still there is some spelling mistakes. Right जी, so let's quickly see who has joined us and उसके बाद हम start करते हैं क्लास को। सलमान, okay. Right जी, तो I think he has joined now. Yes, let's move on to the government macroeconomic policies. को AS पढ़ा रहे हैं कि A2 पढ़ा रहे हैं? बेटे मंडे को तो मैं A2 पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन अटेंडेंस इतनी लो है कि I might want to switch to AS now. अगर बच्चा A2 सर क्योंकि अगर आप AS पढ़ा रहे हैं तब मैं आऊंगा ना, फायदा नहीं आ रहा। मैं अभी अब बाकी क्लास से आपकी ना AS की कर देता हूँ, क्या ख्याल है? जी सर ठीक है, क्लासेस AS की कर देते हैं। P2 इज डन, हाँ P2 हो जाएगा ना तो MCQs आसानी से हो जाएंगे ऑनलाइन भी, तो हम फिर A2 की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों की अटेंडेंस भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी हमारे पास दो टाइप की, सॉरी, नंबर 1 डिमांड साइड पॉलिसीज। डिमांड साइड पॉलिसीज जी, तो आप लोग ही मुझे बताते जाओ बिकॉज इतना जरा इंटरैक्टिव भी हो जाएगा और मुझे भी आपका आइडिया हो जाएगा। सो डिमांड साइड पॉलिसीज में पहली पॉलिसी का नाम दें जी मुझे। दो पॉलिसीज हैं डिमांड साइड पे जो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती हैं जी, नाम बताएंगे? एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो उनकी यूजेज है ना जुनेद, थैंक यू अरूज, आई थिंक फिस्कल पॉलिसी, और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू मेरा बेटा। तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी। अब जुनेद समझ आया, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी इन्हीं का यूज है, नॉट द नेम्स ऑफ द पॉलिसीज, ठीक है। अब नंबर 2 में हमारे पास पॉलिसीज हैं जी आपकी सप्लाई साइड। तो कौन बच्चा मुझे सप्लाई साइड पॉलिसीज के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बता देगा? ये चले अभी फिलहाल इसको लिस्ट ही करते हैं नाम, और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। सो डिमांड साइड पॉलिसीज में आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, फिस्कल पॉलिसी की क्या होते हैं उसमें टूल्स और उसको कैसे अप्लाई करती है गवर्नमेंट, फिर उसके कॉन्फ्लिक्ट क्या आते हैं और इवैल्यूएटिव पॉइंट्स क्या है। फिस्कल पॉलिसी है क्या जी? इट इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट अपने बजट को चेंज करती है, सरप्लस या डेफिसिट करती है। इट इन्वॉल्व्स changing taxes and government spending to achieve macro objectives.
अब यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमें मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स पता हो, तो 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स नाम बताएंगे जी हमें। गवर्नमेंट के 4 मेन एम्स मैक्रो इकोनॉमी में क्या होते हैं? गाइस गो अहेड। एक टाइम में जल्दी से खुद बताता हूँ जी। फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम करें, पीपीसी के पास आए। प्राइस स्टेबिलिटी यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखें, ना डिफ्लेशन अच्छी है ना इन्फ्लेशन, माइल्ड सी इन्फ्लेशन हो, प्राइस स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद जी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी हमारा जीडीपी सस्टेनेबल तरीके से बढ़ता रहे, बहुत तेजी से भी नहीं बहुत स्लो भी नहीं। और इसके बाद जी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम हासिल करने की कोशिश ओवर टाइम, हर साल नहीं आता, ओवर टाइम सरप्लसेस एंड डेफिसिट अपने आप को वो कर जाएं। ये हैं जी मेन, और जो सेकेंडरी हैं वो भी एम्स हैं गवर्नमेंट के, लेकिन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। एम्स आर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी गरीब और अमीर के गैप्स को कम किया जाए, ठीक है जी। रिड्यूस पॉवर्टी, गुर्बत को कम किया जाए, और इंक्रीज लिटरेसी। अब मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, आपको एक ओवरऑल आइडिया देना था लिटरेसी रेट। जी मेरा बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको आते हैं ये एम्स? अब मेरे ख्याल में 4 मेन पे फोकस रखना है, उन्हीं को हमने आंसर्स में ज़्यादा लेके जाना है। तो ऑल गुड जी, कोई मसला? ओके। फिस्कल पॉलिसी के साथ और मॉनेटरी के साथ प्लीज एग्रीगेट डिमांड को, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, उसको जरूर याद रखना है। बहुत आसान हो जाता है मैक्रो के आंसर्स करना, C प्लस आई प्लस जी प्लस, हम कई बार कर चुके हैं जी, एक्स माइनस एम। अब आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। C फॉर कंजम्पशन, जो हम कंज्यूमर्स करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले लोग। I फॉर इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फर्म्स जो करती हैं, नई फैक्ट्री लगाती हैं, मशीनें लगाती हैं, ऑल दैट। फिर G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडीज भी इसमें आ जाती हैं, और मेरिट पब्लिक गुड्स पे स्पेंडिंग, हर चीज। X माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में से माइनस कर दो इंपोर्ट्स की वैल्यू, ये बन जाएगा जी आपका नेट एक्सपोर्ट्स। ऑल क्लियर बेटे? अब हम इसके साथ लिंक करके अपने एम्स करेंगे। अब पहली अप्लाई कर रहे हैं हम सिचुएशन, इफ इकोनॉमी इज इन रिसेशन, एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इज हाई, ठीक है, जीडीपी आपका जो है लो है, गिर रहा है, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, इकोनॉमी डाउन टर्न में है, रिसेशन में है, तो अब हमें क्या यूज करनी पड़ेगी? वी यूज, अब जुनेद आता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं, इकोनॉमी में लाइफ मनी पंप इन करना चाह रहे हैं, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में ये मुझे आप लोग बताइए प्लीज, टैक्सेस को गवर्नमेंट क्या करेगी, कम करेगी या क्या करेगी? कम करेगी सर। डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैं जीएस लिख रहा हूं, इंक्रीज कर देंगे। या एक काम दोनों में से कर सकते हैं, तो हम इकट्ठे लेके चल रहे हैं। जब टैक्सेस रिड्यूस होंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं मेरा बेटा, टैक्सेस रिड्यूस होने से हमारी एक सेकंड जी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। एक है डिस्पोजेबल, दैट्स लेफ्ट आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, एक है रियल इनकम, वो बच्चे अक्सर उसको मिक्स कर जाते हैं। रियल इनकम का ताल्लुक इन्फ्लेशन के साथ है, परचेजिंग पावर। सो डिस्पोजेबल इनकम विल इंक्रीज, ठीक है, उसके रिजल्ट में, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके, उसके रिजल्ट में क्या आएगा जी? डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन सी में इंक्रीज आएगा, इंजेक्शन आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहे हो अभी तक? ठीक है, साथ में डिमांड बढ़ने की वजह से फर्म्स विल इन्वेस्ट मोर, तो उससे आय का इंजेक्शन आ जाएगा, ठीक है, दो इससे एग्रीगेट डिमांड के, इन्वेस्ट मोर, इसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड राइजेस, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी इज एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जीडीपी राइजेस, अनएम्प्लॉयमेंट
कम हो जाएगी बिकॉज अब आउटपुट ज्यादा बन रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स। तो 2 एम गवर्नमेंट ने हासिल कर लिए अपने। कौन से एम हाथ से निकल गए? बट क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? राइजिंग इनकम्स मे बी स्पेंट ऑन इंपोर्ट्स, तो उसकी वजह से स्पेंट ऑन इंपोर्ट्स, उसकी वजह से करंट अकाउंट हमारा जो है वो डेफिसिट में जाता है, एंड मे कॉज करंट अकाउंट। राइट बेटे, ये हो गया हमारे पास पहला मसला। साथ में एंड इफ aggregate demand rise is not matched by rise in aggregate supply, total supply of goods and services in the country, demand pull inflation इसका एक साइड इफेक्ट हमारे आ जाता है। सो 2 एम गवर्नमेंट ने हासिल कर लिए, 2 उनके हाथ से निकल गए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जो मैंने नीचे लिखा था उसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ ताकि किसी से कंफ्यूज ना आए आपको। तो टैक्सेस कम और इन सबसे ये इतना काम हो रहा है। जी बेटे, किसी को इस स्केच में मसला जो अभी तक हमने समझा है? सर एक ओवरव्यू दे दें, लाइक जनरल। गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स वगैरह स्पेशली, उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, लोगों ने स्पेंडिंग ज्यादा की, कंजम्पशन का इंजेक्शन आया एग्रीगेट डिमांड में। जब फर्म ने देखा कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, फैक्ट्रियों को एक्सपैंड किया, उसमें फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, जीडीपी बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरी। लेकिन साइड इफेक्ट क्या है? 2 एम्स तो हासिल कर लिया आपने, इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई जीडीपी के थ्रू और अनएम्प्लॉयमेंट कम कर ली, बट इनकम्स जो बड़ी थी अक्सर वो इंपोर्ट्स पे चली जाती हैं, लोग महंगी लग्जरी इंपोर्ट्स मंगवाते हैं, उससे करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। और एग्रीगेट डिमांड जो बड़ी थी उसके साथ एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी, तो वही चीजें महंगी हो जाती हैं। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। गॉट इट मेरा बेटा? यस सर। सर एक और बात, ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस सेक्शन ए में आते हैं मोस्टली कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं, ज्यादा आते हैं ना? क्वेश्चन आते हैं, हमने बहुत दफा किए। जी जी। अच्छा ये हो गया जी। सर। उसके बाद एग्जैक्ट सेम बिहेवियर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का होगा। तो अब मैं अगर आप कॉन्ट्रैक्शनरी पे चला जाऊं पहले, या पहले यहीं पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी भी करवा दूं, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है, या पहले कॉन्ट्रैक्शनरी करा दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। वी यूज कॉन्ट्रैक्शन मीन उसको हम इकोनॉमी को डाउन करना चाह रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड गिराना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इफ क्या मेन मसला है जी? इन्फ्लेशन बहुत हाई है, स्पेशली डिमांड पुल। इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, हाइपर इन्फ्लेशन कर लेते हैं, बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन थी, उसको रोकने के लिए हमें एक बार इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को गिराना चाहेगा। तो चाहिए क्या कह रहा हूँ, गिराना चाहिए, सॉरी माय उर्दू इज गॉन अ बिट वीक टुडे। वी यूज कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाइपर। अब बेटे आप लोग बताएं, टैक्सेस को क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड गिराना चाहते हैं, टैक्सेस को गवर्नमेंट प्लीज स्पीक अप। गुड गुड गुड, इंक्रीज। और साथ में मैं इधर ही कर देता हूं, इंक्रीज की स्पेलिंग ओके जी, इंक्रीज। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या कर दोगे? दानिश के अलावा कोई बताए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बोला करें, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, स्पेंडिंग कम कर देंगे सर, कम कर देंगे। उसके रिजल्ट में डिस्पोजेबल इनकम कम वही उल्टा हो बचेगी, रहा है, स्पेंडिंग डिस्पोजेबल कम कर। फॉल्स। यस, बिल्कुल यही स्टेप है। कंजम्पशन का इंजेक्शन जो है वो फॉल हो गया, फॉल्स। उसके बाद जी इन्वेस्टमेंट गिरी क्योंकि डिमांड कम हुई थी, कंज्यूमर स्पेंड कम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट फॉल्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने पहले ही कम की हुई थी, तो मिल मिला के एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। अब फायदा क्या हुआ जी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपने कंट्रोल कर ली, क्योंकि अब लोग स्पेंड ही नहीं कर पा रहे डिमांड इन चीजों की, तो प्राइसेस गिरेंगी। विल बी
रिड्यूस्ड, लेकिन इसके नेगेटिव बहुत ज्यादा हैं। हाँ सॉरी, एंड करंट अकाउंट इंप्रूव हो जाएगा बिकॉज लोग इंपोर्ट कम कर सकेंगे। अब पैसे नहीं है तो करंट अकाउंट इंप्रूव्स एज एक्स इंपोर्ट्स रिड्यूस, क्योंकि इनकम्स कम है, इंप्रूव्स जी। राइट बच्चे, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम? बट इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं जी? बट इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्टॉल हो जाएगी, यानी जीडीपी गिरेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टॉल, स्टॉल मींस रुक जाना या गिर जाना, स्टॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, क्योंकि अब एग्रीगेट डिमांड नहीं है, फर्म्स इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, एक रिसेशनरी सी कैफियत हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। तो हमेशा ये ट्रेड ऑफ आता है आपकी फिस्कल पॉलिसी के अंदर, दो एम्स हासिल हो जाते हैं, दो हाथ से निकल जाते हैं। सो इन दोनों में डू यू नीड एनी फर्दर रीट्रेशन या टोटली क्लियर है? सर इसके बेनिफिट में ये नहीं आएगा कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन के बाद रेवेन्यू बढ़ जाएगा टैक्सेशन का? वो देखो बेटे, वो कॉन्ट्रैक्चुअली में आप कर सकते हो, लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे हमने इसका पहले इफेक्ट देखा है कि हम एम्स पे कैसे इफेक्ट इसका करते हैं। हमने देखा है इनकी पॉलिसीज की एप्लीकेशन कि जब रिसेशन है तो एक्सपेंशन लानी है, और कॉन्ट्रैक्शन कब लानी है? जब बहुत हाइपर इन्फ्लेशन है, यानी बूम का पीरियड है। फॉलो कर रहे हो ना? राइट। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू और वो साइड में बाद में बातें आती हैं। अब इसको ना बेसिक स्केच पहले सही करो। अब इसकी जो लिमिटेशन, जो कि हमारे इवैल्यूएटिव पॉइंट्स होते हैं सेक्शन ए में इन पर्टिकुलर, लिमिटेशंस क्या हैं जी? टाइम लैग्स, बहुत टाइम लगता है फिस्कल पॉलिसी को इफेक्टिव होने में। टैक्सेस तो फिर भी जल्दी हो जाता है इफेक्ट, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे ऑरेंज लाइन बनाई है गवर्नमेंट ने, 20-25 साल बाद जाके पता लगेगा ये अच्छा प्रोजेक्ट था भी कि नहीं। सो टाइम लैग्स पहला मसला। फिर जी ability of government to apply the policy, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जी ये समझ लें फ्यूचर कॉन्फिडेंस, दिस इज अ की पॉइंट हियर। ये फैक्टर्स इफेक्ट करवाते हैं कि क्या हमारी ये पॉलिसीज कामयाब होंगी कि नहीं। अब गवर्नमेंट चाह रही थी जी एक्सपेंशन लाना, इकोनॉमी रिसेशन में थी, उन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, स्पेंडिंग बढ़ा दी। अब टैक्सेस कम होने के बावजूद लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, अगर उनका फ्यूचर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी जॉब्स का कंफर्म नहीं है, बिजनेसेस का क्या होगा नहीं कंफर्म, तो दे विल नॉट स्पेंड, दे विल सेव द एक्स्ट्रा मनी। तो फ्यूचर कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा हो तब जाके एक्सपेंशनरी पॉलिसी काम करती है, वरना वो भी काम नहीं करती। गॉट द पॉइंट? नहीं समझ आया, दोबारा बता दूं? सर एक बार बता रहे हैं, दोबारा नहीं समझ आया। ओके मेरा बेटा, मेरी बात सुनो। आपकी गवर्नमेंट चाह रही थी कि लोग स्पेंड ज्यादा करें, टैक्सेस कम कर दिए, अब लोगों के पास पैसे बच गए। क्या गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है लोगों को कि स्पेंड भी करो? नहीं। जो एक्स्ट्रा पैसे बच गए हैं, अगर उनको फ्यूचर में लगता है कि बड़े बुरे हालात हैं, कोरोना है, जॉब्स जा रही हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, तो वो सेव कर देंगे फॉर अ रेनी डे। तो फ्यूचर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक्सपेंशन नहीं आएगी। फिर कॉन्ट्रैक्शन गवर्नमेंट करना चाह रही थी, टैक्स बढ़ाए कि लोग स्पेंड कम करेंगे। लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, उन्हें टैक्स ज्यादा देने के बावजूद उन्हें स्पेंडिंग कम करने का कोई सीन ही नहीं बना, उन्होंने स्पेंडिंग कम नहीं की, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। हाफ हार्टेड से जी की है। और आखिरी जी जीडीपी और सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे इन्फ्लेशन मापी जाती है, वो दोनों खुद अनरिलायबल हैं। जीडीपी का आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आपने पढ़ा था कि हम जी चंद प्रोडक्ट्स का लेते हैं, हर चीज का लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, उसमें कई इनएक्यूरेसीज आ जाए, पास्ट डेटा होता है। तो ये सारी चीजें मेरा बेटा, ठीक है जी। अब ये बेसिक स्केच फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी का समझ आ गया है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी में।
क्लियर हो गया बेटे यहां तक? प्लीज अगर नहीं तो डू आस्क, क्योंकि हम ये बार बार नहीं कर सकेंगे, अब एग्जाम इतना पास आ गए हैं। These are quite simple अगर आप इसको टाइम लैग्स क्या है? मेंटली, सॉरी टाइम लैग्स बेटे, मैंने आपको क्या बताया अभी कि टैक्सेस का असर कुछ साल 1.5 साल में जाके आता है, टैक्स चेंज का ये जल्दी आ जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मोटरवे, एयरपोर्ट, उनको बनने में भी फिजिबिलिटी स्टडी में 5-6 साल लग जाते हैं, फिर उनके एक्चुअल रिजल्ट्स आने में कई साल लग सकते हैं। तो इतना जल्दी जिस तरह हमने लिख दिया इस तरह नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। लैग मींस ओके सर, क्लियर। जी बेटे बता दें मुझे, सबको क्लियर हो गया है? इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन ज़बानी कर ले। जी सर कर लें। डिस्कस हाउ सक्सेसफुल, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़ाम्बिया's गवर्नमेंट विल बी इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, वो कहे जी, हाँ मेरे क्वेश्चन को पूरा बोलूं। डिस्कस हाउ सक्सेसफुल ज़ाम्बिया's गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में बी इन इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। तो हम पहले बताएंगे जी, फिस्कल पॉलिसी में 2 टूल्स हैं, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और इसमें आप लिखोगे, यहां से मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ गाइड करता जाऊं। राइट जी, ये मेरा आ गया पेन ताकि हमारी साथ साथ आसानी हो जाए। तो हम बताएंगे उनको कि गवर्नमेंट, यहाँ पे जी, वी यूज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस रिड्यूस करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, ये सारा कुछ बता के, ठीक है। अब हमने उल्टी साइड पे जाना है, हाउएवर इट विल टेक सम टाइम, फिस्कल पॉलिसी इज वेरी स्लो टू ऑपरेट, टाइम लैग्स। फिर जी, it will depend on how good government is in applying the policy and the future confidence of the people. If people are not confident in Zambia about their future and jobs prospects, they will still not increase spending and save the extra money. GDP CPI जिसकी बेस पे हम डिसाइड कर रहे हैं वो खुद अनरिलायबल है। समझ आ गया 6 मार्क का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया हमने यहाँ पे? सर एक बार और बता सर दें। जी सर नहीं मुझे जी नहीं, आप सबको somehow पॉलिसीज में आपको मसला आ रहा है। देखो बेटे, उसने कहा लेट्स से पाकिस्तान में एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती थी, उन्होंने फिस्कल पॉलिसी यूज करनी है, किस हद तक सक्सेसफुल होंगे? तो हम कहेंगे जी, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी, जिसमें टैक्सेस को कम और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाया जाएगा। उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड राइज होने की वजह से फर्म्स इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। यहां तक क्लियर है? अगर नहीं तो हाँ जी सर। जी सर क्लियर है। जीडीपी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, लेकिन राइजिंग इनकम से इंपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, करंट अकाउंट खराब हो सकता है और डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है, एग्रीगेट सप्लाई ना बढ़े। अब हम इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे? हाउएवर फिस्कल पॉलिसी इज वेरी स्लो टू ऑपरेट, टाइम लैग्स will occur. It will depend on how confident people are about the future. If the future confidence is low, even reduced taxes will not make them spend more. GDP and CPI are unreliable data. That's it. नहीं समझ आया? आ गया सर। आपको तो आ गया। जुनेद, ओके। अब इसी का वो कह रहा है जी कि जिम्बाब्वे में बड़ी हाइपर इन्फ्लेशन है, suggest how the fiscal policy measures used by Zimbabwe government can reduce that inflation. तो आप बताएंगे Zimbabwe government is using contractionary fiscal policy at hyperinflation. They will increase taxes, अगर कोई डेटा में तो वो बताओ, and reduce government spending. As a result, disposable income will fall, consumption will fall. Watching that, firms will invest less, aggregate demand will fall. Demand pull inflation will be reduced. ठीक है, अब अगला हमें जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन की बात की थी। However, it will take time. Fiscal policy is slow to operate. There'll be time lags. It will also depend on how good the government was in applying the policy and about the future confidence. If Zimbabwe people have future confidence, they will still keep spending despite increased taxes. समझ आ गया? I don't know where the glitch is. Somehow
these policies always disturb some सर of you. समझ आ गया। Good boy, ठीक है। किसी को ना आ रहा हो प्लीज बता दें, maybe it's the last class on fiscal policies, who knows, तो प्लीज पूछ लें। All right, okay, अब जी हम सर मुझे नहीं हुआ क्लियर। कहाँ पे मसला आ रहा है? सर ये जब आप लिमिटेशंस करवाते हैं ना वहां पे सर आ रहा है। अच्छा, आपको उसका यूज समझ आ रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ आ रही है, एम से लिंक समझ आ रहा है? हाँ जी अच्छा, जी लिमिटेशन। सर। अच्छा, अब तसल्ली से सुनो जुनेद, हाँ माइक बंद करके देखो। आज गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई है। ये कोई जादू नहीं है कि कल ही जो इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। कई साल लग सकते हैं। आज गवर्नमेंट ने पुलें बनाना शुरू किए हैं, रोड्स बनाना शुरू किए हैं, उनको बनाने में कई साल लगेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस को ट्रैवल होने में, डिस्ट्रीब्यूशन आसान होने में, नए बिजनेस के सेटअप में और अनएम्प्लॉयमेंट को कम होने में ईयर्स लग सकते हैं। अब बात समझ आ गई? पहला मसला टाइम लैग्स का। जुनेद यहां तक समझ आ गया? हाँ जी सर। आपने सिर्फ टाइम लैग्स का वर्ड लिखना है। अच्छा, आप समझ लो, लेकिन आपने सिर्फ लिखना है फिस्कल पॉलिसी स्लो टू ऑपरेट। ठीक है, देखो कुछ मेडिसिन हैं आपका सर दर्द फौरन दूर कर देती हैं, कुछ को बहुत देर लगती है। तो फिस्कल पॉलिसी ऐसी मेडिसिन है जिसको टाइम लगता है बिफोर इट बिकम्स इफेक्टिव। पहली बात समझ आ गई? जी जी सर। हाँ, दूसरी देखो, एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू अप्लाई द पॉलिसी। गवर्नमेंट ने क्या तो दिया जी के टैक्सेस कम करने या बढ़ाने, जो भी फैसला कर दिया, फिर उसको अप्लाई करने में हाउ गुड द गवर्नमेंट वाज। ऊपर से नीचे तक अफसर जो हैं वो रिश्वत तो नहीं लेना शुरू हो गए, कुछ तरह के काम तो नहीं शुरू हो गया कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाए ना। हु इज दिस विद एन ऑड नंबर? इसको तो मैं आते ही पहले चेंज करता हूँ इसका स्टेटस, उसके बाद लेट्स सी। बेटे, हु इज दिस हु इज जॉइंड विद एन ऑड फोन नंबर टाइप ऑफ थिंग? सर इट्स मी असद। असद, आई गॉट इट। ठीक है जी, ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके, असद काइंडली रीड। हमने आज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। अब जुनेद नेक्स्ट देखो, फ्यूचर कॉन्फिडेंस में ख्याल यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है। गवर्नमेंट ने बेटे टैक्स कम किए, लेकिन आपके लेट्स से 2-3 बच्चे हैं, आपकी जॉब खतरे में है। टैक्स कम होने से क्या आप उनको शॉपिंग पे ले जाओगे रोज? नहीं, आप पैसे सेव कर दोगे। तो जो डिजायर्ड इफेक्ट था एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का, वो ना आया। समझ आई? जी सर। हमने टैक्स बढ़ाए थे, आपकी इनकम बड़ी शदीद अच्छी जा रही थी, आप वीपी बन गए थे, आपके अभी तक बच्चे भी कोई नहीं थे, यूर यंग अलोन। ठीक है, तो यू विल स्पेंड अ लॉट। टैक्स बढ़ने के बावजूद इन्फ्लेशन में कमी नहीं आएगी। ये मैं बात कर रहा था बेटे। हाँ जी सर, अब क्लियर हो गया। वो पहले बीच में ना मिक्स हो रहा था। ऑल गुड। मैं जरा तेजी से करा रहा था थिंकिंग कि हमने इतनी बार किया हुआ है, लेकिन ऑल गुड, एवरीबडी हैज देयर ओन स्पीड एंड लर्निंग। ऑल गुड जी बेटे, ये फिस्कल पॉलिसी हो गई। असद, यू वांट टू गो थ्रू, आपने क्या फैसला किया असद? आर यू अपेयरिंग इन अक्टूबर? बिकॉज़ यू बीइंग इन द क्लास सीम्स नहीं लाइक सर कर रहे हो? मैंने करवा जी नहीं सर नहीं कर रहा। गुड बॉय, दैट्स अ सेंसिबल डिसीजन। तुम ए वाले बच्चे हो तो कम जी से कम सर, भी तो लो, ऐसे ना करो। वेरी गुड, लेकिन क्लासेस जरूर अटेंड करो। गुड बॉय। अच्छा जी, ओके। अब मुझे बताएं, हाँ गुड, फिस्कल पॉलिसी हो गई। अब मैं स्क्रीन को छुपा रहा हूं, ठीक है? आप लोग मुझे बताएंगे, गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं नाम ले लेके पूछता जाता हूं। सलमान हैज लेफ्ट द कन्वर्सेशन। अच्छा जी, उनको पसंद नहीं आई क्लास। तो लेट्स सी कौन कौन मेरे सामने है। मोहम्मद उमर, इनसे तो खैर काफी बात होती रहती है, लेकिन उमर मुझे बता दो बच्चे, हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है मेरा बेटा, टैक्सेस को क्या करोगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करोगे, बस इतना बता दो। सर हम कहते हैं टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे। दैट्स क्लैरिटी, शाबाश, बस स्टॉप नाउ। अब्दुल्ला तैयब, आप मुझे बता दें, जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे डिस्पोजेबल इनकम पे और फिर कंजम्पशन पे क्या असर आएगा? सर जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है डिक्रीज होगी, और क्योंकि कंजम्पशन? और कंजम्पशन सर वो भी डिक्रीज हो जाएगी। शाबाश। उसको देख के फर्म्स की इन्वेस्टमेंट पे क्या असर आएगा, मानूर यजदानी? सर वो भी कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड पे क्या असर आएगा? सर एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो फॉल। कौन सी इन्फ्लेशन गिरेगी मानूर और कौन सी पे असर नहीं पड़ेगा? सर डिमांड
डिमांड फुल इन्फ्लेशन गिर जाएगी और कॉस्ट पुश पे नहीं पड़ेगा। दिस इज द क्लैरिटी, वेरी गुड। तलाल मुगल, कौन से एम हासिल हो जाएंगे जब हमने कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी की है? कौन सा एम हासिल हो जाएगा? सर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और साथ में करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है डेफिसिट कंट्रोल हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। और कौन से एम हाथ से निकल जाएंगे मेरा बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी, अच्छा, वेरी गुड। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, जीडीपी भी गिर जाएगा, ठीक है ना? वेरी गुड। मुझे बता दें जुनेद, जहां पे आपको मसला आ रहा था, किस एक्सटेंट तक सक्सेसफुल होंगी? क्या फैक्टर डिटरमिन करेंगे कि क्या सक्सेसफुल हो रही है पॉलिसी की नहीं? क्या क्या मसले हैं, लिमिटेशंस क्या क्या है? सर टाइम लैग्स, फ्यूचर कॉन्फिडेंस और एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई पॉलिसी। इतना ही तो लिख देना, तेरी इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स आ जाएंगे आराम से आपके 6 मार्क्स वाले में, और 12 वाला तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। गुड वर्क जुनेद, अब हम सही पेज पे आ गए हैं आपके साथ। लेट्स नाउ मूव ऑन टू बैक टू द नोटपैड एंड ट्राई टू फिनिश मॉनेटरी एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज। सप्लाई साइड तो इतनी आसान है कि वो जिफी में बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड माय कर्सर, माय कर्सर। सर एक चीज पूछनी थी जल्दी से यार। सर ये जो आपने एक्सप्लेन करके किया, यानी कि फ्यूचर कॉन्फिडेंस का वो टैक्सेस और इंक्रीज और डिक्रीज, ये 12 मार्क्स में ऐसे हमने एक्सप्लेन करके वैल्यूएशन के लिए लिखना है ना? बिल्कुल बेटे, बस थोड़ा सा आपने पहले बेनिफिट प्रॉब्लम एनालिसिस में कर लेते हैं और उसके बाद इवैल्यूएशन में ये लिस्ट करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ठीक है ना? मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आप लिखेंगे फ्यूचर कॉन्फिडेंस इज हाई, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। समझ रहे हो? इतना सा बताना है बस। यस यस, लेट्स मूव ऑन टू मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। दोबारा देखते हैं। अब हमने मॉनेटरी यूज करनी है, दूसरी डिमांड साइड पॉलिसी। एग्रीगेट डिमांड के 4 से याद रखिएगा, मेन एम्स याद रखिएगा, इसको बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। तो मैं कॉपी कर लूं जी। यस, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, थोड़े से वर्ड चेंज होंगे और हमारा काम हो जाएगा। उप्स 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 उप्स, रुक जा, या कंट्रोल वी, या डू इट नाउ। थोड़ा सा आप लोगों को शायद अजीब सा लगे क्योंकि मैं सारे वर्ड चेंज करूंगा, तो उसके बाद जब आपको समझ आएगी तो इंशाल्लाह ताला विल ओनली मूव ऑन देन। कंट्रोल वी, ये क्या है यार? इंसर्ट एज प्रिंट आउट्स, नो आई डोंट वांट टू डू दैट। चलिए इसको मैं एस्केप मारता हूँ और दोबारा एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं, इट्स नॉट लेटिंग मी कॉपी इट। तो ऑलराइट, मैं उसी में चेंज करता हूँ बेटे। या चलिए दोबारा कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेनली 1 या 2 इस्तेमाल होता है मॉनेटरी। अच्छा जी, तो मुझे थोड़ा सा बता दें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं विदाउट बीइंग वरीड कि गलत है। मनी गलत है सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। वेरी गुड माइम, वेरी गुड। मॉनेटरी पॉलिसी के हम MIME को यूज करेंगे। रिमेंबर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, मींस M फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, I फॉर इंटरेस्ट रेट्स, और फिर इंटरेस्ट रेट्स पहला टूल है, एंड और हम साथ में यूज करते हैं मनी सप्लाई, समटाइम्स टुगेदर समटाइम्स सेपरेटली, और एंड और मैं एंड पे लिख रहा हूं, ये बहुत कम साथ में यूज होती है एक्सचेंज रेट को चेंज करना। एक्सचेंज रेट चेंजेस, डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन, राइट जी। अब बेटे डाउनटर्न है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, रिसेशन सा चल रहा है, आपकी इकोनॉमी फंसी हुई है, एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है। जुनेद, मैं इंटरेस्ट रेट्स को क्या करूंगा? इफ आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, तो मैं इंटरेस्ट रेट्स को क्या करूंगा ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े? सर आप कम कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड लो थी तो मैंने उसके लिए इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस किया, ठीक है। और साथ में मुझे बताओ मैं मनी सप्लाई को क्या करूंगा? एंड मनी सप्लाई सर वो इंक्रीज कर देंगे। गुड बॉय, शाबाश। अब मैं आपके अलावा किसी और से पूछता हूं। इसके रिजल्ट में लेट्स सी, अरूज को तो पता है लेकिन स्टिल देयर इज नो हार्म इन आस्किंग। अरूज बेटे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग
एंड रिटर्न ऑन सेविंग पे क्या असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से, तसल्ली से। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों। रिटर्न ऑन सेविंग एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे क्या असर आएगा? कम होगी। हाँ शाबाश, कम हो जाएगी सर। फॉल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गिरी, लोन सस्ता हो गया, आप लोन लेके थोड़ा सा पे बैक करना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, सेविंग पे रिटर्न कम आ गया। अब किस पे जाऊं मैं? फैजान मुझे बताओ सेविंग पे क्या असर आएगा? कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग कम हो गई है जी सर, सेविंग भी कम होगी, मनी स्पेंड इंक्रीज हो जाएगा। एंड स्पेंडिंग पे क्या असर पड़ेगा? सर स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। यस, स्पेंडिंग विल राइज, वेरी वेरी गुड। उसके रिजल्ट में कंजम्पशन जो एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा है वो राइज हो जाएगी। उसको देख के फर्म्स आसान लोन थे, उप्स sorry I deleted it all, let me try to undo it, yeah let me just try to undo it, no it's not letting me, चले आगे चलते हैं, बल्कि मेरा कर्सर इसने गायब करवा दिया, just a moment जी, oops it's undoing everything चलें जी, इंटरेस्ट रेट्स हमने कम किए थे, I hope it shows up again, yeah no it's deleted everything, मैंने गलत किया इसको undo करने की कोशिश करके। राइट जी, डाउन टर्न था, हमने इंटरेस्ट रेट्स को लो किया, प्लस या मर्जी थी साथ करें या ना करें, मनी सप्लाई को हमने इंक्रीज किया with the idea of raising aggregate demand. This will result in cost of borrowing को मैं COB लिख रहा हूँ and return on saving को ROS लिख रहा हूँ, will fall. उसके रिजल्ट में सेविंग, क्योंकि आप लोग खुद बता चुके थे तो मैं जल्दी में करवा रहा हूँ, falls, borrowing and consumption rises और इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी बोरोइंग एंड कंजम्पशन के राइज होने की वजह से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है क्योंकि लोन्स अब सस्ते हैं, डिमांड बढ़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट राइजेस, एज अ रिजल्ट हमारी एग्रीगेट डिमांड राइज कर गई। वही सेम है बेटे, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट लो होना शुरू हो जाएगी और जीडीपी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होना शुरू हो जाएगा एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है ना, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। ओके, गुड इनफ, लेट्स मूव ऑन। बट मसला क्या आएगा जी? एग्रीगेट डिमांड राइज इफ नॉट मैच्ड बाय राइज इन एग्रीगेट सप्लाई। आप एएस लिख सकते हो, एडी लिख सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, द सेम ओल्ड इश्यू विल अकर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। इस केस में करंट अकाउंट शायद वर्सन ना हो, क्यों? इफ एक्सचेंज रेट्स वर डीवैल्यूड तो करंट अकाउंट अभी भी ठीक रहेगा। इफ एक्सचेंज रेट्स वर डीवैल्यूड, तीसरा हमारे पास वो था ना, वैल्यूड, करंट अकाउंट may not suffer। ठीक है जी, कोई मसला? हमने इंटरेस्ट रेट लो करके, मनी पंप इन करके, ज्यादा नोट प्रिंट करके या लोन लेके सेंट्रल बैंक आईएमएफ वगैरह से स्पेंड कर दिया अपनी इकोनॉमी में, उससे कंजम्पशन बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो गई क्योंकि फर्म्स एक्सपैंड कर रही हैं, जीडीपी बढ़ना शुरू हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ आना शुरू हो गई। लेकिन एग्रीगेट डिमांड के राइज के साथ अगर सप्लाई नहीं बढ़ सकी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। एक्सचेंज रेट को हमने डीवैल्यू किया था, करंट अकाउंट शायद सफर ना हो, लेकिन इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जरूर आएगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वगैरह महंगे हो जाएंगे, इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाएंगी। सो ऑल क्लियर ऑन दैट? जी बेटे। सर मुझे ये लास्ट लाइन नहीं समझ आई, एक्सचेंज रेट्स वाला सर, डिवैल्यूड नहीं होते तो करंट अकाउंट, अगर कर देंगे तो करंट अकाउंट को क्या होगा? अगर पाकिस्तानी रुपी को गवर्नमेंट साथ में नीचे कर देती है तो हमें इंपोर्ट्स महंगी लगेंगी, एक्सपोर्ट्स हमारी सस्ती रहेंगी, उनकी डिमांड स्टिल नहीं गिरेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी, इंपोर्ट ज्यादा नहीं आएंगी क्योंकि वो महंगी होगी ना एक्सचेंज रेट नीचे जाने से, तो करंट अकाउंट खराब नहीं हुआ और एक्सपोर्ट सस्ती हो गई, वो ज्यादा बिकी। क्लियर? नहीं, अगर नहीं क्लियर तो मैं दोबारा बताता हूँ मेरे बेटा। नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया।
ओके, अब इसकी कॉन्ट्रैक्शनरी जुबानी कर लेते हैं, हमने पहले ही किया था। इंटरेस्ट रेट्स को हम अगेन आई टेक योर हेल्प गाइस। इंटरेस्ट रेट्स को महानूर हम क्या करेंगे बेटे, हमने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, डिमांड पुल वाली। सर ज्यादा कर देंगे। और मनी सप्लाई को बेटे कम कर देंगे। इसके रिजल्ट में लेट्स सी इफ मुकर्रम कैन स्पीक। मुकर्रम, उसके रिजल्ट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग पे क्या असर पड़ेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? सर वही बढ़ जाएगा। बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही है। उसके रिजल्ट में जुनेद इंटरेस्ट बढ़ गया था, रिटर्न ऑन सेविंग बहुत अच्छी थी, लोगों की सेविंग्स पे क्या असर पड़ेगा? सर ज्यादा हो जाएगी। और स्पेंडिंग पे क्या असर पड़ेगा? लोन बड़ा महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई। सर कम हो जाएगी स्पेंडिंग। तो कंजम्पशन गिरेगी, इन्वेस्टमेंट गिरेगी, एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड गिर गई, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, इंपोर्ट्स आप कम कर सकोगे, लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी और जीडीपी की ग्रोथ रुक जाएगी। वही एग्जैक्टली मॉनेटरी वाले इफेक्ट। सर इससे आपका जो सर एक्सचेंज रेट है वो भी तो अप्रिशिएट इसमें होगा आप ना, एक्सचेंज रेट को और अप्रिशिएट उससे कर रहे हो, इंपोर्ट आपकी ज्यादा हो जाएगी। इसमें एक्सचेंज रेट को आप रीवैल्यू करते हो, उससे हमारी इंपोर्ट ज्यादा आना शुरू हो जाती हैं, तो वो मसला हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट होने का। करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है सर। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको दो नाम लूं, कैन यू आइडेंटिफाई विच पॉलिसीज आर दोज? मैं यहां लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं। एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग, या कभी कभी इसको एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज बोलते हैं। ये कौन सी हैं? अभी आपने दोनों पढ़ी है जी। सर फिस्कल है। कौन सी? कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। करंट अकाउंट को बेहतर करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को गिरा दो, इनकम्स ही नहीं रहेंगी तो लोग इंपोर्ट ही कम करेंगे, लेकिन बहुत बुरी पॉलिसीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है, बहुत बुरा आइडिया है। समझ आ गया? एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग ये थी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी। ऑल क्लियर? मसला हो प्लीज पूछ लें यहाँ पे। ओके, अब मुझे बताएं, दूसरी एक नाम आता है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग, सॉरी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। हम क्या करना चाह रहे हैं? फॉरेनर्स का भी एक्सपेंडिचर अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ स्विच करना चाह रहे हैं, और लोकल लोगों का भी लोकल गुड्स पे स्विच करना चाह रहे हैं। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज कौन सी हैं? ये भी आप पढ़ चुके हो, नॉट टुडे बट आप थोड़ी सी आज पढ़ी है। कौन कौन सी हैं जी ये? कि आप चाहें कि फॉरेनर्स भी हमारी गुड्स पे स्पेंड करें, लोकल लोग भी हमारी गुड्स पे स्पेंड करें, ऐसा कोई तरीका है? सर एक्सपेंशनरी फिस्कल ना 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 ना, वो मैं नहीं ना ना, स्विच करना चाह रहे हो बेटे, डैम्पन या इंक्रीज नहीं करना चाह रहे। हमारे पास पॉलिसीज हैं जी, प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ, कोटाज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट्स ज्यादा बिकेंगी, इंपोर्ट्स कम आएंगी, लोकल गुड्स पे फॉरेनर भी स्विच हो जाएंगे और हमारे लोग भी। ट्रेड बैरियर्स इस्तेमाल करना। जुनेद गॉट इट? जी सर। और दूसरी है एक्सचेंज रेट को डी वैल्यू कर देना। एक्सचेंज रेट डी वैल्यू हुआ, एक्सपोर्ट्स सस्ती हो गई, इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई, करंट अकाउंट आपका बेहतर हो गया। तो ये पॉलिसीज हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग। क्लियर या नहीं बच्चों? क्लियर है सर। ओके गुड, क्लियर है सर। वेरी वेरी गुड। तो आई विल मूव ऑन टू द लास्ट वंस जी। अब सप्लाई साइड पॉलिसीज है हमारे पास। सप्लाई साइड पॉलिसीज को कौन डिफाइन करेगा? सप्लाई साइड पॉलिसीज नोवन जी। सर जो सप्लाई को इंक्रीज करती हैं, फॉर एग्रीगेट एग्जांपल सप्लाई बहुत अच्छी है, देयर एम्ड एट इंक्रीजिंग, शाबाश अब्दुल्ला थे मेरे ख्याल में, इंक्रीजिंग एग्रीगेट सप्लाई थ्रू increase in efficiency and output। ठीक है, हम ऐसी को पॉलिसीज लगाएंगे कि जी एफिशिएंसी बढ़ जाए, आउटपुट मुल्क में बढ़ जाए, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए। और मजे की बात है कि शॉर्ट रन में इसकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
हम ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, जीडीपी एंड ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, बट साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन भी नहीं आएगी। क्लियर हो गया मेरा बेटा? सर एक इसमें बार और बता दें। जैसे डिमांड साइड में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाते हो, एम्प्लॉयमेंट अच्छी करते हो, तो डिमांड पर जी सर। इन्फ्लेशन आ जाती है, करंट अकाउंट खराब हो जाता है। इसमें आप चारों एम्स इकट्ठे हासिल कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाओ, जीडीपी वगैरह, लेकिन ना इन्फ्लेशन आएगी और ना ही करंट अकाउंट खराब होगा। ये इतनी अच्छी पॉलिसीज है, इनका लॉन्ग टर्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इनमें हम जब पॉलिसीज में लिखूंगा, यू विल ऑल अंडरस्टैंड देम सो इजीली कि इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट इस पे पैसा लगाए, कैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, स्टेप बाय स्टेप मुझे फैजान आप ही बता दो। लोगों को पढ़ाया लिखाया है, सर प्रोफेशनल इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इन द लॉन्ग रन आपका एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी। जी शिफ्ट हो जाएगी। बहुत अच्छे स्टेप, यही मैं सुनना चाहता हूँ। कम हो जाएगी और उससे सर सप्लाई बढ़ेगी और लोगों की कंजप्शन भी बढ़ जाएगी इसके साथ साथ। चले वो तो बात की बात है। अभी देखो हम क्या देखना चाह रहे हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की है, उससे स्किल्स बढ़ी, क्वालिफिकेशन बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई, फर्म्स की एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गई। कॉस्ट क्यों कम हो रही है? वर्कर थोड़ी देर में ज्यादा चीजें बनाने लग जाएंगे। क्लियर? नंबर 2, अब इसी के साथ ही एक दफा जब इवैल्यूएशन करेंगे आप लोग समझ जाओगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नंबर 2 is जी सब्सिडीज। आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू हैज एनी कंफ्यूजन विद सब्सिडीज। इससे फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, सप्लाई कर्व्स बाहर शिफ्ट होते हैं। अगर अक्रॉस द बोर्ड पूरे कंट्री में सब्सिडीज थी तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके उसके बाद जी कंपटीशन पॉलिसी, ये क्या होती है? कंपटीशन पॉलिसी के मोनोपोलीज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और नई फर्म्स को इनकरेज करना, न्यू फर्म सेटअप करवाने के लिए, ताकि कंपटीशन बढ़े। इसमें हम क्या करते हैं जी, कैसे करते हैं? रिड्यूस बैरियर्स, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स कम कर देना, गवर्नमेंट ने लोन्स देने शुरू कर देना। तो बैरियर्स टू एंट्री जब हटेंगे, मजीद फर्म सेटअप होंगी, इकोनॉमी में कंपटीशन की फिजा आएगी, फर्म्स सप्लाई बढ़ाएंगी और प्राइसेस कम करेंगी प्राइस वॉर्स की वजह से। क्लियर हो गया मेरा बेटा? अगर नहीं तो बता दें प्लीज। सर इससे तो मोनोपोली को भी फायदा नहीं होगा? नुकसान होगा बेटे, जब नई फर्म सेटअप होंगी मोनोपोली तो ब्रेक हो जाएगी बेटे। उसकी मोनोपोली थी इसीलिए कि मार्केट शेयर सारा उसके पास था। नई फर्म्स आई, ठीक है, उसका मार्केट शेयर लेना शुरू हो गई। समझ आ गई बात? सर बैरियर्स टू एंट्री कम करने से क्या होता है, ये समझ नहीं, कंपटीशन इंक्रीज कैसे होगा? आप कह रहे हो कि बैरियर्स टू एंट्री कम करना। अच्छा बैरियर्स टू एंट्री है क्या, ये बता दें। अभी बात करते हैं व्हाट इज मोनोपोली। मुझे पहले ये बताओ। वन लार्ज फर्म कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ द इंडस्ट्री। जी सर। ठीक है, पूरी इंडस्ट्री में एक ही फर्म है जो कंट्रोल की जा रही है। अगर और फर्म्स को गवर्नमेंट सेटअप करवा दे लाइसेंसेस दे के, जैसे वापडा एक मोनोपोली है, गवर्नमेंट कई प्राइवेट फर्म्स को लाइसेंस दे दे कि जी आपने लाहौर के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, आपने कराची के लिए, वापडा का जोर तो टूट गया। इट्स नो लॉन्गर अ मोनोपोली, पीपल हैव मेनी मोर ऑप्शंस। समझ आ गया? लेकिन सर मोनोपोली अपनी प्राइस गिरा के अपनी डिमांड और ये सारी चीजें तो बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके पास पहले वो थी पावर। नहीं वो अब कितनी हद तक इफेक्टिव होगी वो बात की बात है, लेकिन पॉलिसी का एम क्या था? कंपटीशन बढ़ाओ। एंड मोस्टली बेटे, जैसे मैंने आपको शायद A2 की क्लासेस में समझाया था, ओपन स्काईज एग्रीमेंट। 5 एयरलाइंस थी, KLM, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, जो डोमिनेट कर रही थी वर्ल्ड स्काईज को। हाई प्राइसेस थी, सर्विसेज की क्वालिटी भी लो कर रही थी, तो गवर्नमेंट्स ने ओपन स्काईज एग्रीमेंट साइन किया। 5 जिनके पास प्लेन्स थे उनको भी लाइसेंस दे दिया, नए नए रूट्स खोल दिए, एयर रूट्स। उससे इतनी एयरलाइंस आ गई कि इन 5 की मोनोपोली, ओलिगोपोली टूट गई और दूसरी फर्म्स के आने से इंतहाई कंपटीशन आ गया और एयरलाइंस के रेट्स बहुत नीचे। मेरे बेटा जी सर, ठीक होते हैं। अब जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इससे कैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी? अब्दुल्ला तैयब
अगर गवर्नमेंट रोड्स, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ये बढ़ा देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती है, उससे क्यों एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी? सर उससे इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से और लोकल अच्छा, करंसी और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो डिक्रीज ये हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ जी, एक मूव पे बना दो, उसके गिर्द आपको 50,000 बिजनेस लग जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब यहीं पे मुझे इसकी वैल्यूएशन करवाओ। एजुकेशन ट्रेनिंग पे स्पेंड करना, सब्सिडीज देना, इसका रिजल्ट इमीडिएट है या बहुत ही लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। वेरी लॉन्ग टर्म। इट टेक्स years सर and years सब्सिडीज का तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, एजुकेशन का लॉन्ग रिलेटिवली, लेकिन स्टिल उसके रिजल्ट में ना सिर्फ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी। एजुकेशन पे स्पेंडिंग की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हेल्थ केयर इग्नोर हो गई, कोई ना कोई मसला आ जाएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने में बहुत अरसा लगेगा, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिफेंस वगैरह। तो इन सब का सेम मसला है जी, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। गवर्नमेंट के पास शायद बजट ना हो, लोन लेना पड़े, अंडर द सर्कमस्टेंस उनका डेट बर्डन बढ़ जाएगा। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? सर सब्सिडी लॉन्ग टर्म कैसे है, शॉर्ट टर्म नहीं है? बेटे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। फॉर एग्जांपल कनाडा में गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया हुआ है फार्मिंग को। या आप सस्कैचुअन एक बड़ा ही वीरान सा इलाका है, वहां जाके आपको 1000 एकड़ दे देते हैं, मशीनें भी दे देते हैं, बस आप उसको आबाद कर दो। उस फार्म को बनने में ही 7-8 साल लग जाते हैं। पहले लोन अप्रूवल, सब्सिडी अप्रूवल की स्टडी होती है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, सॉरी उसको लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद वो जाके वेरियस डिपार्टमेंट से ट्रैक्टर्स, वो जो आइस ब्रेकिंग मशीनरी, सारा कुछ लेता है, फिर जाके वो जमीन जो है तैयार होती है, पहली प्रोडक्ट को देती है कोई 5-6-7 साल बाद। तो सब्सिडीज भी इमीडिएटली इफेक्ट नहीं डालती बेटे। फर्म को गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, यस, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी वो कर लेंगे, लेकिन न्यू सेटअप में टाइम लगेगा। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है सर जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी उनमें भी उसमें लॉन्ग चलती टर्म में ये नहीं आ सकता कि इनएफिशिएंसी आ जाती है? इनएफिशिएंट हो जाती है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। दे रिलाई ऑन सब्सिडीज, दे स्टॉप इंप्रूविंग देयर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स नहीं करते फिर। ठीक है, अब यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आपको एक दो जो ऑलरेडी स्टडीड फिस्कल एंड मॉनेटरी के हिस्से थे वो सप्लाई साइड में भी यूज होते हैं, लेकिन हमने इस बार इफेक्ट देखना होगा एग्रीगेट सप्लाई पे। ये 4 क्लियर है मेरा बेटा, और इनकी इवैल्यूएशन भी क्लियर है? यस। ओके, थोड़ा सा ब्रोकन हार्ट के साथ तलाल ने यस किया है, आपसे मैं बात कर लेता हूँ, बाद में क्लियर कर लेता हूँ। नंबर 5 जी, रिड्यूसिंग। अब ये आपको लगेगा ये तो डिमांड साइड पॉलिसी है। रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेस, स्पेशली इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट या कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है फर्म्स के प्रॉफिट पे, इनकम टैक्स लगता है हमारी इंडिविजुअल्स की इनकम्स पे। इससे एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ रही है? लेट्स सी हाउ डू यू गाइस टैकल इट। इससे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़नी चाहिए। सर जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो रिटेन प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स का वो दोबारा इन्वेस्ट हो। कॉर्पोरेशन टैक्स में रिटेन प्रॉफिट बढ़ता है जिसको फर्म्स री इन्वेस्ट करके एक्सपैंड करती हैं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। इनकम टैक्स कम होने से इंसेंटिव टू वर्क आता है, लोग ज्यादा घंटे काम करते हैं, जो लेबर मार्केट छोड़ के जा रहे थे वो वापस आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट लेबर सप्लाई में इजाफा होता है। वक्ती तौर पे शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। तो क्लियर हो गया जी? इट इंक्रीजेस incentive to work and produce। ठीक है, वर्क करने का इंसेंटिव मेरे जैसे वर्कर्स का। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स जैसे मेरी सैलरी पे कोई आखिरी ब्रैकेट में कोई 35% लग रही है, उसको कम करके 25% कर दे, मेरे पास कोई 50-60 हजार एक्स्ट्रा बच जाए, तो आई बी हैप्पियर टू वर्क मोर, कि यार मेरा पैसा ज्यादा आ रहा है। इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस। फर्म्स का प्रॉफिट में से टैक्स कम ले लो, वो प्रोड्यूस ज्यादा करेंगी। इन शॉर्ट रन, अब इसकी मसले ये है, इन शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड विल राइज
एंड मे कॉज, अब आपको ये अच्छी तरह आनी चाहिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। शॉर्ट रन में ये मसला बेटा इसके आ जाएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन लेबर सप्लाई बढ़ेगी एंड क्या उसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म ज्यादा करेंगी फ्रॉम रिटेन प्रॉफिट, क्योंकि वो रिटेन ज्यादा कर पा रही हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट आपकी एग्रीगेट सप्लाई राइज होगी। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, कोई मसला? ओके, जिसमें और भी बथेरी है फ्री ट्रेड वगैरह, वो एक नजर मार लीजिएगा, लेकिन 4-5 अच्छी आपको पता लग गई हैं तो इंशाल्लाह you'll get a hang of it and you'll be able to answer questions much better. नेक्स्ट क्लास में instead of doing a paper मैं आपको कुछ ना ये पॉलिसीज के ही क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि इसकी हमारी ग्रिप जो है स्ट्रॉन्गर हो जाए, राइट जी? सो लेट्स कॉल द क्लास ऑफ राइट नाउ, इट्स गॉन above our timing I think a little bit, so I don't want to bore you guys too much. खत्म कर रहा हूँ बेटे, कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, anyone? All right, shall I close it now? I think that's a yes. All right, bachcho, have a good day. See you inshallah tomorrow. Allah Hafiz. सर एक बात पूछनी थी। पूछो।